हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम आज प्रधानमंत्री वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री के साथ साथ हम इसमें एक और टॉपिक जोड़ेंगे जिसको आप बोलते हैं महान्यायवादी। तो इन दोनों टॉपिक को आज हम पढ़ लेंगे एक ही वीडियो में, और 20 से 25 मिनट की ही वीडियो होगी, क्लास होगी। और इसमें हम दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमने इतिहास जो है वो कंप्लीट करा दिया है, और अगर वो क्लासें अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो जाइए, सबसे पहले आप वो क्लासें देखिए जाके, और उनको बहुत अच्छे से मैंने कराया। अगर आप इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, बहुत बेस्ट वे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये वाला इतिहास पढ़िए जाके जो मैंने यहाँ पे कराया है। कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री 71 क्लासों में मैंने कवर कराया है। अगर आप वो 71 क्लासें नहीं देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी अलग अलग मैराथन्स बना दी हैं, जिसमें कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री मैंने बनाया है, इसकी एक मैराथन बनाई है। और मैंने फिर उसके बाद एक मिडाइवल हिस्ट्री की भी मैंने एक मैराथन बनाई है। मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो है वो भी मैंने मैराथन बनाई है, तो वो आप देख सकते हैं, जिसमें आपका एक एक वीडियो में पूरा का पूरा आपका इतिहास कवर होता हुआ जाएगा। फिर मैंने 2 मैराथन आपकी बनाई है आधुनिक इतिहास की, जिसमें आपको क्या है, पूरा का पूरा कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री 2 ही क्लासों में आपका ख़त्म हो जाएगा, और बहुत अच्छे से आप उसको कवर भी कर पाएंगे। चाहे तो आप 71 क्लासों को देख लें, चाहे आप ये 4 क्लासें देख लें, आपका इतिहास कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। 30 से 35 घंटे की क्लासें हैं टोटल, 30 से 35 घंटे में आपका इतिहास कवर। और हमने ज्योग्राफी को भी कंप्लीट करा रखा है दोस्तों। तो ज्योग्राफी, जिसमें हमने अभी इंडियन ज्योग्राफी को ही कंप्लीट कराया है। तो अगर आप इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल को पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे कराया है। एक एक चीज़ को बड़े बेस्ट वे में मैंने सजा के यहाँ पे कराया है, तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत अच्छे से कराया है। और ये जो मैंने क्लासें कराई हैं इनकी मैराथन्स भी हैं, जो ज्योग्राफी है इनकी मैराथन्स भी हैं। वैसे 24 क्लास में मैंने ज्योग्राफी को कंप्लीट किया है, लेकिन आप मैराथन्स को देखेंगे तो 2 क्लासें आपकी मैराथन की जो 6 से 7 घंटे की हैं, लगभग 12 से 13 घंटे की आपकी क्लासें हैं। तो इनको आप कवर कर पाएंगे 12-13 घंटे में, पूरा का पूरा ज्योग्राफी एक ही बार में कवर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इनकी पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ्स के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इनकी पीडीएफ तो आपको परचेज करनी पड़ेगी, जिनका लिंक आपको इनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री ये भी आपका भाग पार्ट जो है ना, संविधान का जो भाग 5 है ना, उसमें ही आता है। और प्रधानमंत्री, भारत का जो प्रधानमंत्री है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये भारत का सर्वशक्तिमान व्यक्ति होता है, मतलब सारी की सारी पावर्स जो होती हैं ना वो प्रधानमंत्री में होती हैं। भारतीय जो प्रशासन है, भारतीय जो संसाधनात्मक व्यवस्था है, उसमें सारी की सारी पावर्स जो दी गई हैं ना, वो आपकी प्रधानमंत्री को दी गई हैं। तो एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, बड़े अच्छे वे में पढ़ेंगे, आर्टिकल्स को भी देखेंगे, और उससे संबंधित जो भी मुद्दे होंगे, जो भी घटनाएं होंगी, उन पे भी नज़र डालेंगे। तो भारत का जो व्यवस्था है ना, भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है ना, उसमें क्या है, सभी वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास दे दी गई हैं। वैसे तो आपकी सारी की सारी शक्तियां आपके प्रेसिडेंट के पास होती हैं, लेकिन जो रियल पावर्स होती हैं ना वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। बाकी जो नॉमिनेटिव पावर्स होती हैं, नाम मात्र की जो शक्तियां होती हैं ना, केवल नाम मात्र की आपकी नॉमिनल पावर्स जो होती हैं ना, वो आपके प्रेसिडेंट में होती हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में होती हैं। और ये जो प्रधानमंत्री होता है ना, ये सत्ताधारी दल का नेता होता है, रूलिंग पार्टी का लीडर होता है, रूलिंग पार्टी नेता होता है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है, सत्ताधारी दल का नेता, मतलब जिस पार्टी की सरकार होगी उसी पार्टी का प्रधानमंत्री होगा, उसी पार्टी में से आपका एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, उसी सत्ताधारी दल का एक प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री का जो चुनाव है वो लोकसभा के चुनाव से होता है। जैसे कि अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो जो लोकसभा का चुनाव होगा ना,
वही डिसाइड करेगा कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। लोकसभा प्रधानमंत्री का चुनाव जो है ना, वो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। लेकिन आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री का चुनाव, तो प्रधानमंत्री का चुनाव ही लोकसभा का चुनाव कहलाता है, और ये प्रत्येक 5 साल बाद आता है। हर 5 साल बाद ये चुनाव होता है, यानी कि प्रधानमंत्री का जो टेनर होता है ना, वो 5 साल का होता है। लेकिन 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 प्रधानमंत्री भी प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, किसके? राष्ट्रपति के। कभी भी इसको हटाया जा सकता है, कभी भी इसको डिसमिस किया जा सकता है। तो ये भी कभी भी क्या हो सकता है? डिसमिस हो सकता है। लेकिन वैसे इसका टेनर जो होता है ना, वो 5 साल का होता है। लेकिन अगर आपसे निश्चित रूप से पूछा जाए तो इसको प्रधानमंत्री हटा सकता है। बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। विश्वास प्रस्ताव, जैसे अविश्वास प्रस्ताव अगर इसके खिलाफ पारित हो जाए तो इसको हटना पड़ता है। तो इसका कोई फिक्स टेनर नहीं होता है, वैसे इसका 5 साल होता है नॉर्मली। अब जैसे कि अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, जो कि 5 साल के लिए फिर चुन दिया जाएगा प्रधानमंत्री, तो 29 तक वो रहेंगे। 2024 में जो चुनाव होंगे वो 543 सीटों पर होंगे, 543 सीटों पर होंगे। और ये किस व्यवस्था पर आधारित होगा? ये चुनाव बहुलवादी व्यवस्था पर होगा। बहुलवादी क्या होता है? जिसमें जिस व्यक्ति के मतलब ज़्यादा वोट्स होंगे, जो व्यक्ति ज़्यादा, जो पार्टी ज़्यादा वोट लेके आएगी, उसी पार्टी को क्या है, उसी पार्टी का एक व्यक्ति होगा जिसको प्रधानमंत्री चुना जाएगा। तो ये बहुलवादी व्यवस्था पे होता है। लोकसभा में जिसको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी उसी पार्टी का पीएम बनेगा। और ये क्या होना चाहिए? कुल सीटों का 50% से +1 होना चाहिए। मतलब कि भारत में जो 543 आपके क्या हैं, सीटें हैं आपकी, किसकी? लोकसभा की। तो 543 का आप आधा कर दीजिए, 500 का आधा 250, यानी कि 250। और आपका 43 यानी 44 का आधा कर लीजिए, यानी कि कितनी हो गई आपकी? 44 का आधा आपका क्या हो गया? 22 हो गया। अब क्या हुआ? 273, 200, 250 और 22 कितना होगा? 272 हुआ। तो 272 या 273 जिसकी भी सीटें आती हैं, 273 प्लस जिसकी भी सीटें आती हैं, 272 प्लस आपकी सीटें अगर आ गई तो आप क्या हैं? आप पीएम बन जाएंगे। उसी पार्टी का पीएम बनेगा जिसके पास 50% +1 सीट्स होंगी। मतलब आधे से ज़्यादा सीटें आपकी होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री जो है वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। सर ये क्या? आपने तो अभी चुनाव लोकसभा के बताए। ये बात बिल्कुल सही है कि चुनाव लोकसभा के भी होंगे, और लोकसभा का जो चुनाव होगा उसी में से जिसको ज़्यादा सीटें मिलेंगी वो आपका क्या है? प्रधानमंत्री चुन दिया जाएगा। लेकिन अगर वो जो प्रधानमंत्री, क्योंकि मैंने बताया प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, और ये नियुक्त कौन करवाता है? जो सीट्स होती हैं ना, जिसकी ज़्यादा सीट्स होती हैं ना, वो सीट्स वाले नेता, वो सीट, जैसे कि लोकसभा की मान लिया कि 543 सीटों में से 273 सीटें आ गई हैं किसी एक पार्टी की, और वो पार्टी किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करवाना चाहती है कि इस व्यक्ति को आप पीएम बना दीजिए, तो राष्ट्रपति महोदय उस व्यक्ति को पीएम बना देंगे। फिर वो व्यक्ति चाहे लोकसभा का सदस्य हो, फिर चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, उसका इलेक्शन नहीं होता है। अब जैसे कि यहाँ पे ये आपका क्या है? कांग्रेस, यहाँ पे CONG का मतलब है कांग्रेस संगठन, यूपीए इसको बोलते हैं। और इसका यूपीए का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब एक संगठन होता है जो एक मिलीजुली सरकार होती है। मान लिया कि सरकार जो कांग्रेस की है ना, जिसमें तरह तरह की कांग्रेस होती हैं, तृणमूल कांग्रेस, फलानी कांग्रेस, ये होती हैं। तो इसमें मान लिया कि कांग्रेस को 180 सीटें मिल गई, और ये जो 2024 में चुनाव होगा, मान लेते हैं कि उसमें 180 सीटें कांग्रेस को मिली। मान लेते इसलिए क्योंकि उसको कमी मिल रही है, इसीलिए वैसा ही आपको बनाना भी पड़ता है। और बीजेपी को मान लिया कितनी मिल गई? 300 सीटें मिल गई। अन्य को मान लिया कि 60 सीटें आपको अन्य को मिल गई, तो ये टोटल आपकी 543 हो गई। अब इसकी तो सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो जो लीडर आएगा, जो पीएम बनेगा ना, वो बीजेपी के जो ये 303 आपके मेंबर हैं, 303 जो सीट्स हैं, ये व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपना पीएम बनाने के लिए राष्ट्रपति से कहेंगे, और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। अब इसमें क्या है, एक बात यहाँ पे मुझे याद आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे ये चीज लिख दी है कि यदि ये सीटें 300 की जगह मान लिया 230 होती, मतलब 230 ही नहीं,
मतलब कि ये 273 से कम होती, मतलब 50% प्लस जो होता है ना उससे कम होती, तब क्या कंडीशन होती, क्या तब भी राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को पीएम बनाता जो कि ये लोग कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर राष्ट्रपति क्या करता? राष्ट्रपति अपने दिमाग का इस्तेमाल करता, अपने विवेक का इस्तेमाल करता कि अब किसको राष्ट्रपति क्या है पीएम बनाएगा। तो फिर राष्ट्रपति अपना दिमाग चलाता और क्या कहता, ऐसे ही नहीं किसी को उठा के बना देता। वैसे तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है, वो किसी भी व्यक्ति को पीएम बना सकता है, लेकिन बात यह है, कंडीशन ये है कि वो बहुमत दल के नेता को ही पीएम बनाएगा। वैसे तो किसी को भी बना सकता है क्योंकि उसको तो अपॉइंटमेंट करना है, लेकिन क्या है, वो बहुमत दल के नेता को ही पीएम बना सकता है, ऐसा उसके लिए कंडीशन है, ऐसा उसको करना पड़ता है। क्योंकि ये पीएम जो है ना, रियल पावर्स होती हैं इसमें, तो ये बहुमत से तो आना ही चाहिए। जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी उसे बुलाएगा, मतलब कि इसकी क्या है 230 सीटें हैं और यहाँ पे कितनी है 180 हैं। तो अब अभी भी क्या है, बीजेपी की सीटें ज़्यादा हैं, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा, जिसकी सीटें ज़्यादा हैं उसको बुलाएगा और कहेगा 1 महीने के अंदर फ्लो टेस्ट होगा। फ्लो टेस्ट क्या होता है? फ्लो टेस्ट का मतलब है कि आप कैसे भी करके अपनी जो 230 सीटें हैं उनको 273 में कन्वर्ट कीजिए। मतलब आप कुछ भी कीजिए, आप चाहे संगठन कीजिए, चाहे किसी को मिलाइए, कैसा भी कुछ कीजिए, आप अपनी सीटें 273 कीजिए। अब चाहे ये कर ले आपकी 273, चाहे ये वाला व्यक्ति कर ले, तब भी आपका, अगर इसने कर ली तो इसको पीएम बना दिया जाएगा, इसके मतलब पार्टी के जो भी होंगे उनको पीएम बनाया जाएगा। अब मान लिया कि फ्लो टेस्ट होता है और 273 सीटें हो जाती हैं। अब जो भी 273 व्यक्ति होंगे, जो भी सदस्य होंगे, सभी सदस्य 273 का फ्लो टेस्ट में सशरीर उपस्थित होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कह दिया हम भी थे, हम भी हैं, तो सभी का सभी क्या होना चाहिए, उपस्थित होना भी जरूरी है वहाँ पे। अगर वो उपस्थित होते हैं तो फिर राष्ट्रपति क्या करता है, उनमें से जिस व्यक्ति को चाहता है, मतलब जो बहुमत दल हो जाता है, उसको क्या करता है, वो नियुक्त कर देता है। अब हम प्रधानमंत्री को पढ़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री के संबंधित कुछ शब्द हैं, कुछ चीजें हैं जिनको हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री की जो केंद्रीय मंत्री परिषद होती है ना, सबसे पहले तो उसको ही पढ़ेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। तो मंत्री परिषद को पढ़ेंगे इसमें हम। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री का जिक्र मिलता है, हालांकि आर्टिकल 75 में आपका मंत्रिपरिषद का भी जिक्र मिलता है, अभी मैं बताऊंगा। और आर्टिकल 78 को पढ़ेंगे। आर्टिकल इसको पढ़ते हैं, आपका क्या है, कैबिनेट शब्द जो आया है ना, कैबिनेट को भी पढ़ेंगे ना अभी हम। कैबिनेट जो होती है मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल आता है जिसको कैबिनेट बोलते हैं, उसको पढ़ेंगे। तो अभी आज आपको ये भी समझ आएगा कि मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्री परिषद क्या होती है, स्टेट मिनिस्टर क्या होते हैं, उप मंत्री क्या होते हैं, ये सारी बातें आपको समझ आएंगी। अब आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है, यहाँ पे आप लोग देखिए, इन सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है। आर्टिकल 74 के 1 में एक बात कही गई है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। क्या कहा गया है, देखिए बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होगा। इसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री, मतलब उसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। पूरी की पूरी मंत्री परिषद किसके अंडर में काम करेगी, प्रधानमंत्री के अंडर में कार्य करेगी, लेकिन वो सलाह किसको देने के लिए है, राष्ट्रपति को। अब इसके लिए जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था, इसमें एक बात कही गई थी कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि उसका हेड पीएम है और पीएम रियल पावर रखता है। जो रियल पावर रखता है तो उसकी बात तो मानना आपको बाध्य होनी चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं, बल्कि वो पीएम की सलाह मानने के लिए ही बाध्य है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि पीएम मंत्री परिषद का हेड है, और अगर मंत्री परिषद का हेड है पीएम, इसका मतलब क्या है कि पीएम जो चाहेगा वही मंत्री परिषद में होगा और मंत्री परिषद जो सलाह देगी वो राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी, ये इसका मतलब है।
अब मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य, ये बात आपको कब कही गई थी? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत कही गई थी। फिर क्या हुआ, जब ये चीज देखी कि राष्ट्रपति के पास तो फिर तो कोई मौका ही नहीं बनता है, उससे सलाह लेने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बात दी है तो उसको सिर्फ ऑर्डर दे दिए ना, उसको सलाह देना का मतलब ही क्या है, उसको तो सिर्फ आदेश दे दीजिए, वो तो मानेगा मानेगा। इसके लिए क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया और इसमें कहा कि राष्ट्रपति महोदय चाहें तो इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो पुनर्विचार के लिए जो भी सलाह आएगी राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति कहेंगे एक बार जाइए मंत्रिपरिषद में इसको डिस्कस कीजिए, पुनर्विचार कीजिए इस पे, और वापस में अगर आती है तो हम मानने के लिए बाध्य हैं। वापसी में अगर आती है तो फिर ये राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य है। तो ये बात यहाँ पे है। और यहाँ पे जो ये कैबिनेट शब्द है आपका ये कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है 352 में, तो ये भी आपका क्या है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था, और ये राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान जोड़ा गया था, नेशनल इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया था। अब देखिए यहाँ पे जो आपका आर्टिकल 74 का 2 है ना, इसमें आप देखिए मंत्रिपरिषद ने जो सलाह राष्ट्रपति को दी, न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता। जो भी सलाह देगा मंत्रिपरिषद, जो भी आपका एडवाइस देगा राष्ट्रपति को, तो क्या है उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायालय नहीं कर सकता, कोई भी जुडिशरी उसकी जांच नहीं कर सकती। अब आर्टिकल 75 के 1 को देखते हैं और 75 के 1 के ए को देखते हैं, सब क्लास 1 और उसका भी सब क्लास ए को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद है, इन दोनों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये बात आर्टिकल 75 के 1 में कही गई है कि प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति और उसकी मंत्रिपरिषद दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद का आर्टिकल कौन सा है, मंत्रिपरिषद का किस आर्टिकल में जिक्र मिलता है, तो वो आपका 74 के 1 में मिलता है। लेकिन अगर उसकी नियुक्ति की बात आए तो वो आपकी क्या है 75 के 1 में मिलती है, जिसमें पीएम की भी नियुक्ति है और परिषद की भी नियुक्ति है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो 75 का अभी हमने 1 ए देखा था, अब 75 का 1 बी देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद कुल लोकसभा सीटों का 15% से, जिसमें पीएम भी होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्या कहा गया है, जो मंत्रिपरिषद होती है ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, पीएम की जो परिषद होती है ना, मंत्री या मंडली कह लें, कुछ भी कह लें, वो जो होती है ना, वो लोकसभा की कुल सीटों का, मंत्रिपरिषद कुल लोकसभा सीटों का 15% से ज्यादा नहीं होगा। जैसे कि अगर 100 सदस्य आपके क्या हैं लोकसभा में हैं, तो 15 सदस्य आपके क्या होंगे, उनमें से मंत्री बनाए जा सकते हैं, 15 सदस्य उसके क्या बन सकते हैं, मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है, जिसमें पीएम भी शामिल होगा। जैसे कि 543 हैं तो इनका 15% आपका क्या है, मंत्रिपरिषद होगी। और ये बात 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से साबित है। किस संविधान संशोधन से है ये? 91वां संविधान संशोधन 2003 में ऐसी बात की गई है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा सीटों का 15% होगी। अब जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, ये सदन का नेता होता है, और सदन का नेता होता है तो ये जिस भी सदन का आपका क्या होता है, सदस्य होता है, उसी सदन का नेता भी होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर ये लोकसभा का यदि ये सदस्य है तो ये लोकसभा में सदन का नेता कहलाएगा, अगर ये राज्यसभा का सदस्य है तो ये राज्यसभा में सदन का नेता कहलाएगा। मतलब क्या हुआ सर, पीएम जो होता है ना, उसको तो नियुक्त किया जाता है, लेकिन वो किसी न किसी सदन का सदस्य तो होता ही होता है, और वो जिस भी सदन का सदस्य होता है वो उस सदन का नेता भी कहलाता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। और नीचे मैंने लिखा भी है, प्रधानमंत्री जिस भी सदन का सदस्य होता है उसी सदन का नेता भी होता है, लीडर ऑफ द हाउस होता है, उसी सदन का नेता आपका होता है। अब देखिए यहाँ पे मंत्रिपरिषद को पढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं।
देखिए मंत्रिपरिषद में आपका एक तो कैबिनेट आता है, कैबिनेट के मंत्री आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आता है जिसको मंत्रिमंडल बोलते हैं। आप लोग कंफ्यूज होते होंगे मंत्रिपरिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है। देखिए मंत्रिपरिषद क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्रियों की एक परिषद है। और जो कैबिनेट आपकी मिनिस्टर है ना, वो मंत्रिमंडल है। मतलब क्या हुआ, मंत्रिपरिषद के अंदर एक छोटा सा एक इम्पोर्टेंट ग्रुप होता है मंत्रियों का, जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं। और ये मंत्रिमंडल जो है कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेता है। कैबिनेट की मीटिंग में जो भाग लेते हैं, कभी कभी आप अखबारों में सुनते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग हुई है, तो उसमें जो मीटिंग में भाग लेते हैं ना, वो कैबिनेट की मीटिंग में केवल कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं। और दूसरे आपके स्टेट मिनिस्टर होते हैं, इनमें भी आपके दो तरह के होते हैं। एक तो स्वतंत्र प्रभार होता है, आपने पढ़ा होगा उनको, इस मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, तो वो आपके स्वतंत्र मंत्री भी होते हैं, स्टेट मिनिस्टर। और कुछ आपके क्या होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, और ये भी जो हैं कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं। और कुछ आपके उप मंत्री होते हैं, क्या होते हैं, उप मंत्री होते हैं। ये मंत्रियों के सलाह के लिए होते हैं और उनकी हेल्प के लिए होते हैं। उप मंत्री होते हैं, ये भाग नहीं लेते, ये भी कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं। अब एक होता है कैबिनेट का सेक्रेटरी। क्या होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसको कैबिनेट सचिव भी बोलते हैं। ये सारे के सारे मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्माण करते हैं। मतलब इतने सारे लोग मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाते हैं। इतने लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होते हैं, अभी तक हमको पता ही नहीं था सर कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती क्या है। कोई बात नहीं है, अब समझ लीजिए। और ये जो कैबिनेट सचिव होता है ना, ये सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, सबसे बड़ा प्रशासनिक, सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। और आज के दौर में जो वर्तमान दौर है, वर्तमान में जो हैं वो आपके कौन है, राजीव गौबा जी जो हैं वो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमने 75 का 1 देख लिया जिसके 2 क्लास थे। अब हम 75 का 2 देखते हैं, जिसमें आपका मंत्री जो है ना, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। क्यों? क्योंकि मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो हर मंत्री राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है, अगर आपका देखा जाए वो व्यक्तिगत रूप से। लेकिन अगर वो कलेक्टिवली देखा जाए, सामूहिक रूप से देखा जाए, तो पूरी की पूरी जो मंत्रिपरिषद है, मतलब कलेक्टिवली का मतलब ही आपका क्या है, मंत्रिपरिषद। सामूहिक का मतलब ही है मंत्रिपरिषद। तो वो आपकी लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। क्योंकि लोकसभा के प्रति जिम्मेदार इसलिए होती है क्योंकि जिसका लोकसभा में ज़्यादा बहुमत होता है वही आपका क्या बनता है, पीएम बनता है, और पीएम उसका हेड होता है। अब क्या है, मंत्रिपरिषद क्या होती है, सामूहिक रूप से। आपसे कभी भी आपसे पूछा जा सकता है मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार है, तो लोकसभा के। और कभी कभी ऐसा भी मिल जाता है कि लोकसभा किसके प्रति जिम्मेदार है, तो उल्टा मत लगा देना मंत्रिपरिषद, ऐसा मिलता नहीं है, वैसे होने को कुछ भी होता है। अब 75 का जो 4 है, इसमें क्या कहा गया है, मंत्रियों को जो शपथ दिलाएगा वो भी राष्ट्रपति दिलाएगा, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, और व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी भी राष्ट्रपति के प्रति ही उनकी होगी। और मंत्री को कोई शपथ दिलाएगा तो मंत्रियों को राष्ट्रपति ही दिलाएगा। अब क्या है, यहाँ पे यदि कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है, कोई भी मंत्री अगर वो सदन का सदस्य नहीं है, कोई मंत्री है, जैसे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो है ना, वो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। किसी भी व्यक्ति को सर, अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं भी है तब भी उसको क्या है, वो मंत्री बना सकता है। लेकिन क्या है कि 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का भी उसको सदस्य बनना जरूरी है। वो किसी भी एक सदन का सदस्य बनना उसको जरूरी हो जाता है, जिस भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है। और इसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था, SR चौहान वर्सेस पंजाब राज्य मुकदमा आया था 2001 में, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई व्यक्ति एक बार ही मंत्री बन सकता है जब वह किसी सदन का सदस्य ना हो। मतलब राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को एक बार मंत्री बना सकता है अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। लेकिन अगर दोबारा उसको बनना है, तो उसको बने भी रहना है, तो उसको किसी भी सदन की सदस्यता लेना जरूरी हो जाता है। अब देखिए आर्टिकल 75 का आपका जो
सिक्स आर्टिकल है, मतलब 75 का सिक्स आपका जो सब क्लास है उसमें मंत्रियों के वेतन और भत्ते की बात की गई है। मतलब ये 75 आपका प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही संबंधित है। पूरा का पूरा जो 75 जो आर्टिकल है, 75 जो आर्टिकल है, ये प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही डेडिकेटेड है। तो ये आप याद रखना। उनके वेतन भत्ते कौन संसद निर्धारित करती है, इसमें मत कह देना कि राष्ट्रपति निर्धारित करती है, इसमें संसद इनका निर्धारण करती है। इसके बाद आर्टिकल 77 आता है। सर 76 कहाँ चला गया? 76 में हमारे महान्यायवादी आते हैं, जिनको मैंने अगले कुछ स्लाइड में रखा हुआ है और उनको हम पढ़ेंगे भी। तो मंत्रियों के मध्य कार्यों का जो बंटवारा है वो आर्टिकल 77 में रखा गया है। मंत्रियों के मध्य कार्यों का बंटवारा कौन करेगा? राष्ट्रपति उनके कार्यों का बंटवारा करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति उनके बीच कार्यों का यानी कि डिवाइडेशन करेगा, कौन मंत्री किस काम को करेगा, ये बात प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 78 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात की गई है। पीएम के जो कर्तव्य हैं, पीएम की जो ड्यूटीज हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो पीएम की जो ड्यूटी है, पीएम क्या ड्यूटी करता है? पीएम की एक सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है? यहाँ पे देखिए, पीएम की ड्यूटी क्या है? पीएम मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रस्तावों की सूचना राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। जो भी मंत्रिपरिषद से संबंधित उसकी सूचना होगी, जो भी डाटा होगा, वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति इसमें प्रधानमंत्री से मांग भी सकता है और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी है कि वो राष्ट्रपति को सारी सूचना दे। और अगर कुछ कभी भी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसके ऊपर विचार कर सकता है। कोई भी मंत्री है जिसने मतलब कोई ऐसा निर्णय ले लिया है जो मंत्रिपरिषद को पता ही नहीं है, तब क्या करेगा? तब भी राष्ट्रपति उसको विचार करने के लिए कहेगा। मंत्रिपरिषद से कहेगा पहले इस मंत्री के निर्णय पे आप विचार कीजिए, क्योंकि इसने अपना निर्णय स्वतंत्र ले लिया है और इसने आपसे सलाह तो ली नहीं है, मंत्रिपरिषद से कोई एडवाइस तो ली नहीं है, तो इस पे विचार कीजिए, ऐसा भी राष्ट्रपति कह सकता है। ये सारी बातें इसमें आती हैं। अब विभागों का बंटवारा देखो पीएम करता है। जो विभाग होते हैं ना, डिपार्टमेंट होते हैं, उनका बंटवारा पीएम करता है और विभागों को बदल भी सकता है, कौन सा विभाग किसको देना है ये भी पीएम करता है। लेकिन देखिए राष्ट्रपति, ये सारे पीएम हैं, ये सब मिलके काम करते हैं, एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं। अब कोई मंत्री परिषद के विरुद्ध अगर वोट करता है, कोई भी मंत्री अगर मंत्री परिषद के विरुद्ध वोट करता है, इसका मतलब सर क्या हुआ? जैसे कि मंत्री परिषद में कोई भी एक टॉपिक पे, किसी भी एक मुद्दे पर बहस चल रही है, बात चल रही है। अब एक मंत्री उठा, उसने कहा नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। इसका मतलब क्या है? वो उस जो विवाद है या मतलब जो भी मसला है उस पर वो वोट देने के लिए राजी नहीं है, वो उसके विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहा है। तब पीएम उसे इस्तीफा देने के लिए कहता है कि ऐसा है, आप अपना इस्तीफा दीजिए। और इसके लिए पीएम क्या करता है? वो राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि इसका इस्तीफा जल्दी से जल्दी करवाइए। वो पीएम से राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। कौन? पीएम। इसका इस्तीफा करवाइए, वो राष्ट्रपति से इसकी सिफारिश भी करता है। अब ऐसा किसके साथ हुआ था सर? 1950 में ऐसा हुआ था। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने इसी बात को लेकर इस्तीफा भी दे दिया था, क्योंकि उन्होंने विरुद्ध में चले गए थे, मंत्रिपरिषद के निर्णय के विरुद्ध में चले गए थे। और जब वो विरुद्ध चले गए तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाएगी। इसलिए उनको एक, या तो वो एक उसको इस्तीफा देना पड़े या फिर पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। पीएम अध्यक्ष होता है किन किन चीज़ों का? देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय जो एकता परिषद होती है, नेशनल यूनिटरी काउंसिल होती है, उसका वो क्या होता है? अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का, अंतर्राज्यीय परिषद का, अंतर्राज्यीय परिषद 263 के आर्टिकल में दी गई है, तो इनका वो क्या होता है? अध्यक्ष होता है पीएम, इन सभी का। और पीएम के पास एक और पावर होती है कि पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति निम्न नियुक्ति करता है। मतलब जैसे कि महान्यायवादी की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति, यूपीएससी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, और वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति। ऐसे बहुत से ऐसे पद हैं, बहुत से ऐसी बॉडीज हैं जिनकी क्या करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और हमने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था। लेकिन उसकी जो सलाह कौन देता है? वो राष्ट्रपति को
पीएम देता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे सभी हैं। आप पीएम वाले में, राष्ट्रपति वाले में जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैंने पद लिखे हैं, उनको पढ़िएगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री विधायिका और कार्यपालिका का प्रमुख होता है, क्योंकि पूरी की पूरी लोकसभा का हेड आपका कौन होता है। एक तरीके से देखा जाए तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है ना, वो आपकी लोकसभा से ही बनती है, मंत्रियों से ही बनती है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है, मंत्रिपरिषद जो 15% बनती है, उसका हेड आपका पीएम होता है। और वही मंत्री, वही लोग आपके क्या है, कानून भी बनाते हैं, पूरी की पूरी कार्यपालिका को भी संचालित करते हैं। यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका तो एक ही है। भारत में जो कार्यपालिका है वही विधायिका है, और जो विधायिका है वही कार्यपालिका है। तो इन दोनों का प्रमुख आपका कौन होता है, वो आपका होता है पीएम। और कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है ना, वो भी आपकी किसके पास होती है, पीएम के पास होती है। ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं। अब प्रधानमंत्री क्या होता है, सदन का नेता होता है, लीडर ऑफ हाउस होता है, ये भी हम जानते हैं, कई एक जगह हमने लिख भी रखा है। अब एक आर्टिकल है, आर्टिकल आपका क्या है, 88। कोई भी मंत्री चाहे वो सदन का सदस्य ना हो, उस सदन में भाग ले सकता है। जैसे कोई मंत्री है, अगर वो मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं भी है, जैसे कि मान लिया वो लोकसभा का सदस्य नहीं है या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो वो उनमें भाग ले सकता है। कोई भी मंत्री उनमें भाग ले सकता है, परंतु क्या है, वोट को नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता, वो वोट कास्ट अपना नहीं कर सकता। कहाँ पे चला गया, ये रहा। तो वो क्या नहीं कर सकता है, यहाँ पे वोट कास्ट नहीं कर सकता। अपना वोट जो है वो उसी सदन में दे सकता है जिसका वो सदस्य है। देखिए, भाग तो आप किसी में भी ले सकते हैं। आप लोकसभा के आपके सदस्य हैं, आप राज्यसभा की मीटिंग चल रही है, आप उसमें जाके बैठ जाइए, आप सारी कार्रवाई को देखिए, सारी कार्रवाई को सुनिए, सब कुछ आप करिए। लेकिन क्या है, आप उसमें क्या नहीं कर सकते, उसमें वोट अपना नहीं दे सकते। जैसे कि राजनाथ सिंह है, मान लिया, ये हमारे क्या हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, और ये मान लिया कि लोकसभा के क्या हैं, ये सदस्य हैं, तो ये राज्यसभा में भी भाग ले सकते हैं। ऐसा इसमें कोई वो नहीं है। अब जो कैबिनेट, हमने सचिव की बात करी थी ना, कैबिनेट सचिव जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, और ये सिविल सेवा जो बोर्ड होता है ना, उस बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। वैसे यूपीएससी का अध्यक्ष ये नहीं है, लेकिन जो सिविल सेवा जो सिविल सर्विसेज का जो बोर्ड होता है ना, उसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कैबिनेट का सचिव भी होता है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जब ये होता है, और सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारी की जो रैंक है वो तो सिविल सर्विसेज में ही आती है ना, तो सिविल सर्विसेज बोर्ड का ये पदेन अध्यक्ष होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अब क्या है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हमको देखना क्या है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 76 को, जिसमें हमारा महान्यायवादी का मिलता है, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमको पढ़ना है। हमने पीएम के बारे में पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है। अगर आपने इतना अगर पीएम के बारे में पढ़ लिया है ना, तो आपका प्रधानमंत्री से जो भी क्वेश्चन बनेगा ना, वो क्वेश्चन आपसे बनेगा, अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो। अब हम पढ़ते हैं भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को हम पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है। किसी भी एग्जाम के लिए कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि महान्यायवादी का जिक्र किस आर्टिकल में है, तो आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए ये 76 में। क्या महान्यायवादी का पद जो है वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जिन भी पदों का जिक्र आपके संविधान में दिया गया है, आर्टिकल्स के थ्रू दिया गया है, जो भी पद किसी भी आर्टिकल को इंडिकेट करता है, वो आपका संवैधानिक पद होता है। अब यहाँ पे क्या है, सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख विधि अधिकारी, जो महान्यायवादी होता है भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, और सबसे प्रमुख विधि अधिकारी होता है, सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। और ये बात क्या है, ये एक संवैधानिक पद है जिसका जिक्र अनुच्छेद 76 में मिलता है। अब भारत में 3 विधि अधिकारी हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आपका महान्यायवादी होता है। जैसे कि भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये एक संवैधानिक पद है। अब एक होता है भारत का महाधिवक्ता, जिसको सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं।
और इसी का एक और होता है भारत का अपर महाधिवक्ता, जिसको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये दोनों ही पद वैधानिक हैं, मतलब इनका जिक्र आपका संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं है, लेकिन ये संवैधानिक हैं, मतलब इनको क्या है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त सर कैसे? ये किसी न किसी एक्ट के द्वारा बनाए गए हैं, किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा आए हैं ये, तो ये क्या है, संविधान के पद हैं, लेकिन ये किसी भी आर्टिकल में नहीं है। तो ये वैधानिक तो हैं लेकिन संवैधानिक नहीं है। वैधानिक का मतलब जिसको किसी विधि या कानून के द्वारा बनाया गया हो, संवैधानिक का मतलब जिनका जिक्र संविधान के किसी आर्टिकल में मिलता है। अब हम महान्यायवादी को ही पढ़ेंगे, तो महान्यायवादी की योग्यताओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, और उसके बाद क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता रखता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनाया जाता ना है, और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी जो योग्यता होती है, क्वालिफिकेशंस होती हैं, वही अगर योग्यता अगर आपके महान्यायवादी को बनना है तो महान्यायवादी के लिए वो योग्यता होनी चाहिए, और अगर वो योग्यता है तो वो महान्यायवादी बन सकता है। लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता नहीं रखता है तो उसको क्या है, हाई कोर्ट में 5 साल तक वो जज रहा हो, हाई कोर्ट में 5 साल तक उसने जज के रूप में कार्य किया हो, तब भी वो क्या है, वो बन सकता है। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर वो हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, वकालत उसने की हो, वकीलगिरी की हो, लॉयर रहा हो, तब भी वो आपका क्या है, बन सकता है। ये या करके लिखा है, मतलब इनमें से कोई एक कंडीशन फॉलो आपको करनी चाहिए। जैसे कि भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, और बाकी इन 3 कंडीशनों में से ये 4 कंडीशनें जो भी दी हैं उनमें से एक फॉलो करना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशनें इनमें नहीं भी हैं तो लास्ट की जो कंडीशन है, जैसे कि राष्ट्रपति किसी विधि पारंगत व्यक्ति को चाहे तो महान्यायवादी बना सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति को लगता है कि ये एक व्यक्ति है जिसको बहुत नॉलेज है संविधान के बारे में, पूरा का पूरा इसका जो लॉ है, पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी जुबान पे रहता है, सारे आर्टिकल्स इसको पता है, सारी इसकी सिचुएशंस पता है, सारे कॉन्सेप्ट जानता है, चलो इस व्यक्ति को क्या कर देते हैं, महान्यायवादी बना देते हैं। तो ऐसा भी कर सकता है आपका पीएम, वो प्रेसिडेंट आपका ऐसा भी कर सकता है। अब ऐसी बात आई गई है तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और ये मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। देखिए सलाह लेना बहुत जरूरी, क्योंकि ये सारी चीजें बनी क्यों हैं, मंत्रिपरिषद का निर्माण हुआ है, पीएम का निर्माण हुआ है, राष्ट्रपति का निर्माण हुआ है, क्या ये झक मारने के लिए तो नहीं बनाई गई हैं। इन सबका आपस में कॉम्बिनेशन होता है, ये एक दूसरे की सलाह पे काम करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे सलाह को मानना बाध्य है, कहीं पे नहीं है। लेकिन पीएम जो प्रधानमंत्री है, जो प्रेसिडेंट है, वो उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य होता है, बस पुनर्विचार करा सकता है लेकिन बाध्य होता है। अब वेतन जो है, वेतन इनका निर्धारण कौन करता है? महान्यायवादी का जो वेतन है वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्यकाल इसका रहता है। इसका जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, मतलब जब तक आपका प्रेसिडेंट चाहता है आप अपने महान्यायवादी के पद पे हैं। अगर उसने देखा कि आप तो अटक पटक चल रहे हैं, आपको तो कुछ आता ही जाता नहीं, आपको तो फंडामेंटल राइट के बारे में भी कुछ नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, उसको क्या है, प्रसाद पर्यंत का मतलब यही हुआ, वो उसको हटा देगा। और इस हिसाब से संविधान में इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं दिया गया है, संविधान में कोई कार्यकाल इसका निश्चित नहीं है। ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे इसके अधिकारों की जानकारी लेते हैं कि इसके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या इसके राइट्स हैं। देखिए इसके जो अधिकार हैं महान्यायवादी के, ये भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में इसे सुनवाई का अधिकार है। किसी भी न्यायालय में चला जाए, किसी भी न्यायालय में मतलब किसी भी न्यायालय में ये सुनवाई का अधिकार है, किसी भी मैटर को सुन सकता है, किसी भी केस की सुनवाई कर सकता है। और संसद के किसी भी सदन में भाषण देने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। ये संसद के किसी भी सदन में भाषण और बोलने का अधिकार रखता है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद की समिति का सदस्य ये हो सकता है, लेकिन ये क्या है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसीलिए ये क्या है,
भारत में क्या है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था, शायद किसी भी तरह से ये यहाँ पे है नहीं कि ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। फिलहाल मैं लिख दूंगा। और संसद की किसी भी समिति का ये सदस्य हो सकता है। समितियां जो होती हैं ना, संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है ना, उनका ये सदस्य हो सकता है, लेकिन ये संसद का सदस्य नहीं होता। अब जो महान्यायवादी का पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, जो निम्न सदन है ना, हाउस ऑफ कॉमन, ये महान्यायवादी वहाँ इस सदन का सदस्य होता है। और ब्रिटेन में महान्यायवादी को मत देने का अधिकार होता है, क्योंकि ये ब्रिटेन के निम्न सदन, यानी कि जैसे कि लोकसभा आपका निम्न सदन है आपके भारत में, वैसे ब्रिटेन में आपका हाउस ऑफ कॉमन निम्न सदन है, तो ये उसका सदस्य होता है। अगर सदस्य है तो वोट दे सकता है, और सदस्य नहीं है तो वोट नहीं दे सकता है। भारत में क्या है कि महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए वो वोट कास्ट नहीं कर पाता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, यहाँ पे ये मैंने लिखा है, मैं समझ रहा था कि वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। भारत में क्या है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए क्या है, ये मत नहीं दे सकता है। तो ये बात आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब दो बातें हैं। जो प्रथम महान्यायवादी थे वो एम.सी. शीतलवाड़ थे, जो कि 1951 से 63 तक रहे थे। और जो वर्तमान में है जो आपके महान्यायवादी, वो के वेणुगोपाल हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल हैं। एजी जो हैं, एजीआई जो हैं, वो कौन है, के वेणुगोपाल, जो 2017 से अभी तक बने हुए हैं। तो ये सारा हमने आज पढ़ने की कोशिश की। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों क्लास को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, हूबहू पीडीएफ चाहिए, तो यहाँ पे आप आइएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल महान सर के नाम से, इसको ज्वाइन करिएगा। आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप इसकी पीडीएफ को देख सकते हैं। लेकिन 2-4 दिनों में इसकी कंप्लीट पीडीएफ तैयार होने वाली है। और अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, परचेज करनी है ना, तो आप इसको परचेज कर लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।